मेरी ज़िंदगी बड़ी ही अजीब थी। मैं 14 साल की थी जब मेरी शादी करवा दी गई और शादी के पहले साल मेरी एक बेटी पैदा हुई। लेकिन छोटी उम्र में माँ बनने की वजह से मैं मरते-मरते बच गई, लेकिन किसी को मेरा ख़्याल नहीं था। इसके बावजूद कि अगले 2 साल तक फिर से मुझसे औलाद पैदा करवाने की कोशिश की गई, लेकिन ऊपर वाले की मर्ज़ी थी कि 2-3 महीने के बाद ही मेरे पेट में बच्चा ज़ाया हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अगर बच्चा पैदा करती हो तो तुम्हारी जान को खतरा भी था, लेकिन बच्चा ज़ाया होने की वजह से भी तुम्हारा नुकसान हुआ है। अपने पति को कहो कि इस तरह तुमसे बच्चे पैदा न करवाएं, 2 साल तक तुम्हें आराम करने दें। लेकिन मेरे पति को मुझसे कोई लगाव नहीं था। वे मुझसे उम्र में 15 साल बड़ा था, इसलिए तो मुझसे शादी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए की थी। मैं दिन रात रोती रहती, सोचती थी कि क्या करूं, कैसे जान छूटेगी मेरी। अगर इस बार मैं फिर से माँ बन जाती हूँ तो फिर मेरी जान भी चली जाती और फिर मेरी छोटी सी बच्ची का ख्याल कौन करता, क्योंकि मेरे अलावा किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी। सबका यही कहना था कि बेटा क्यों नहीं पैदा हुआ, लेकिन ऊपर वालों को मुझ पर तरस आ गया और मेरा वह पति जो मुझे कुछ भी नहीं समझता था, मुझ पर हाथ उठाता था और बस बच्चे पैदा करने की मशीन बनाना चाहता था। एक दिन हादसे में चल बसा। इसके बाद मुझे मेरे घर वापस भेज दिया गया। मैं 20 साल की थी जब मेरी दूसरी शादी करवा दी गई, एक ऐसे शख्स से जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरी बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसलिए हमारी शादी हो गई, वरना मुझे रिश्ता भी न मिलते। मेरी उम्र कम थी लेकिन वह लोग भी मान गए। इनका बेटा मेरी बेटी से 2 साल छोटा था। इसके बेटे का नाम आर्यन था और मेरी बेटी का नाम सुमन था। हम लोग साथ रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। सुमन 17 साल की हो गई और आर्यन 15 साल का। जब आर्यन के पापा इस दुनिया से चल बसे, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब रहती थी, इसलिए उनकी बीमारी के साथ ही इस तरह गुजर बसर हो रहा था। घर हमारा था, इसलिए किराए की टेंशन नहीं थी। एक दिन हम सब सो रहे थे कि बहुत ही ज़ोर से आवाज़ आई। मेरा तो दिल बैठ गया, मैं पूरी तरह डर गई। मैंने देखा ये तो आर्यन के कमरे से आवाज़ आई थी और उसके कमरे की छत गिरी हुई थी। मैं बुरी तरह घबरा गई कि कहीं आर्यन भी तो नीचे दब तो नहीं गया। वे तो मेरे पति की आखिरी निशानी थी। मेरा अपना बेटा ना सही लेकिन बेटों से भी ज़्यादा बढ़कर था और मुझे ही माँ कहता था। मैं भागकर उस तरफ गई तो देखा कि वह वहाँ पर नहीं था। वह शायद बाथरूम तक जाने के लिए उठा था और शायद उसकी जान सुरक्षित थी, क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। हमने ऊपर वाले का शुक्र किया कि जान बच गई, लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम दोबारा से छत डाल सकते। इस कमरे का तो कबाड़ बन गया, सारी छत गिर चुकी थी और बस अब इसी के हाल पर छोड़ दिया। इसके बाद मैंने अपने लिए बिस्तर किचन में डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कह दिया, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बाहर कोई सो नहीं सकता। दोनों कमरे में ही सो जाते, मजबूरी थी, क्या करते। एक कमरे में तो दुकान डाल कर दी थी मेरे पति ने। घर में 3 ही तो कमरे थे। यूँ तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे सही थे, लेकिन एक दुकान के लिए कमरा भी ज़रूरी था। शुक्र है कि दुकान वाले कमरे की छत नहीं गिरी। मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा बेटी के कमरे में सोया हुआ था तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। आर्यन तो उठकर नाश्ता करने भी बैठ गया, जबकि सुमन अभी तक जाग ही नहीं रही थी। लेकिन वे इतनी देर तक तो कभी भी नहीं सोती थी। इसकी आदत थी कि वे सुबह जल्दी जाग जाया करती थी और उसको आवाज़ दी तो वे उठ नहीं इसकी आदत थी कि वे सुबह जल्दी जाग जाया करती थी। उसको आवाज़ दी तो वे उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने उसको चेक किया तो पता चला वे बेहोश हो चुकी है। मैं बुरी तरह घबरा गई कि क्या हो गया है। इसको फ़ौरन आर्यन को कहा कि मोहल्ले वाले डॉक्टर को बुला कर लाओ। डॉक्टर आया तो उसने कहा कि ये बेहोश हो गई है। लड़की काफ़ी कमज़ोर है, खून की भी कमी है। कोई भारी काम न करवाएं, इससे आराम करवाएं और फल फ्रूट दूध वगैरह पिलाएं, ठीक हो जाएगी। जब बेटी को होश आया तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगी बस ऐसे ही बैठे बैठे बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि आज आराम करो, मैं इसके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता बनाकर कमरे में वापस आई तो वह कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैंने बाहर जाकर देखा तो इसी चादर को बैठकर धो रही थी। मैं फ़ौरन गुस्सा हो गई और मैंने कहा कि अभी अभी तुम्हें होश आया है और तुम यहाँ बैठकर काम कर रही हो। डॉक्टर ने कहा है कि आराम करना है, कुछ
खाए पिएगी तो ठीक हो जाएगी। अरे फिर से काम करोगी दोबारा बेहोश हो जाओगी। चल उठ यहाँ से। तो कहने लगी, नहीं माँ, मुझे चादर धोनी है। बिस्तर पर बिछाने के लिए एक ही चादर है हमारे पास। मैंने कहा कि अचानक से चादर धोने का क्या भूत सवार हो गया है तेरे सर पर? इतनी तो चादर गंदी नहीं थी, छोड़ दे इसको, मैं खुद धो लूँगी। लेकिन मेरी बेटी ने मेरी बात न मानी और चादर को धोकर तार पर फैलाकर इसके बाद ही नाश्ता किया। फिर थोड़ी देर के लिए सो गई। आर्यन तो फिर चला गया। इसको सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई करवाई थी। अब तो वह एक किराने की दुकान पर काम भी किया करता था। घर वाली दुकान में खुद ही चलाती थी। वैसे भी दुकान में ज़्यादातर बच्चे ही आते थे। दिन इसी तरह गुजर गया और आर्यन ने कहा कि मैं खाना खा कर आया हूँ। वह देर से आया था। सुमन पहले ही कमरे में जाकर सो चुकी थी। वह जाकर कमरे में सो गया। मैंने किचन में ही चारपाई डाली थी। जगह बदलने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अपने पति को याद कर रही थी। दूसरा पति बहुत अच्छा था, मेरा बहुत प्यार करता था। उसने कभी मुझे मेरी पिछली शादी का ताना नहीं दिया। मेरी बेटी को वह हमेशा अपनी बेटी समझता था और मैंने भी आर्यन को कभी ये नहीं बताया कि वे मेरा सौतेला बेटा है। इसने भी अपने हिस्से का प्यार मुझसे लिया। वैसे भी अब हमें इसी का सहारा था क्योंकि वे इस घर में मर्द था, वरना हम दो औरतें कहाँ जाती। काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने इससे कहा कि अपनी आगे की पढ़ाई प्राइवेट करे क्योंकि अगर इसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वे मेरी हर बात मान लेता था सुबह सुबह। लेकिन फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। सुमन फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो इसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि जैसे इसके जिस्म का सारा खून ही खींच लिया गया हो। बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने वही बात कही, उसको आराम करने को कहा कि खाने में क्या खिलाया था। मैंने सारी बात बताई। मैंने कहा कि चिकन बना कर दिया था और फल फ्रूट भी खिलाए थे। पूरा दिन कोई काम भी नहीं करवाया था। तो डॉक्टर ने कहा, फिर दोबारा से कैसे इतनी कमज़ोरी हो गई? आप इस बात को सीरियस नहीं ले रही तो आपकी बेटी की जान को भी खतरा हो सकता है क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटे तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं है। डॉक्टर ने सख्ती से ये बात कही और वहाँ से चले गए। मैंने भी अपनी बेटी को जब होश में देखा तो उससे कहा कि तूने फिर से अब कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ी देर बाद ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वे फिर से चादर को धो रही थी। इस बार तो मैं उसे दूर से देखकर हैरान रह गई क्योंकि जो वे कर रही थी वे मुझे सब कुछ मालूम था। वे बेहोशी से उठकर चादर को क्यों धोना शुरू कर देती थी। ये सब कुछ क्या हो रहा था? तब से ही बेहोश हो रही थी जब से मेरे बेटे ने इसके कमरे में सोना शुरू किया। मेरा बेटा इसके लिए गैर मर्द था, लेकिन दोनों ही बचपन से एक साथ बड़े थे। उन दोनों में तो बहन भाइयों से भी ज़्यादा मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था कि मेरी बेटी की तबीयत दिन पे दिन ख़राब होती जा रही थी। वह जवान लड़की थी, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी। जवानी में तो बहुत ताकत होती है। औरत का बेड़ा गर्क तो तब होता है जब वह बच्चे पैदा करती है, तो उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती। लेकिन जवान लड़कियां बेहोश होने लगी, ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। इसने चादर धोकर तार पर फैला दी और आसपास भी ऐसे देख रही थी जैसे मैंने उसे देखा तो नहीं। मैं किचन में खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। मैंने भी उसको जताया नहीं, लेकिन मेरी बेटी ये क्या कर रही थी? वे जाकर फिर से बिस्तर पर लेट गई और अपने ऊपर ओढ़ने वाली चादर ओढ़ ली ताकि मुझे पता न चले नीचे वाली चादर है या नहीं। मैंने इसको नाश्ता करवाया और दवाई भी दी। दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था। सिर्फ बच्चे ही गोलियां टॉफियां लेने आते थे जो 5 या 10 रुपए देकर चले जाते। इस तरह तो काम नहीं चलने वाला था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन ये बात अपने बच्चों को नहीं बताई। आर्यन को कुछ नहीं बताया क्योंकि वे पहले ही नौकरी कर रहा था और क्या करता, और अपनी बेटी को भी नहीं बताया क्योंकि पहले ही उसे चक्कर आ रहे थे। जाहिर है इसने किसी बात का दबाव तो लिया हुआ था। अब अगर ऐसे में ये बात भी बताती तो वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाती, लेकिन मैं खुद बहुत परेशान थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था कि बेटी को अच्छी चीज़ खिलाएं, लेकिन घर में तो दाल रोटी के भी पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। लेकिन एक दिन बहुत कुछ ही अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे और बेटी को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना जिनकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा, तुमने तो अभी से अपनी तबीयत ख़राब कर ली है, इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम इतना मसला हो रहा है तो फिर हम ये सब नहीं कर सकते। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मुझे ये काम करना है, इस तरह के मौके नहीं मिलते हैं।
और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी जान नहीं है। मेरे बेटे ने कहा कि अब तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारी ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगा सकते। तो मेरी बेटी का कहना था कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्ते की तो बात है, इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। ये दोनों बातें कर रहे थे, क्या हो रहा था उनकी बातों की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक दिन तो ये मंजर देखकर हैरान रह गई कि सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर दीवार पर डाला और वे एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया तुम्हें? तो कहने लगी कि अचानक से मेरा दिल ख़राब हो गया है। मैंने कहा कि क्या मतलब है इस बात का? दिल ख़राब हो गया है तुम्हारा? क्या खा रही हो तुम ऐसा, और चादर को बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो? अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई ऐसी हरकत की है जिससे मेरी और तुम्हारे बाप की इज्जत दांव पर लग गई तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बेटी हैरान रह गई। इसने कहा कि माँ, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आपने कोई फिल्म देखी है, कोई ड्रामा देखा है, या किसी ने आपके कान भरे हैं जो इस तरह की बातें कर रही हैं? मैं ऐसा क्या करूँगी? और अगर मैंने इस चादर को धोया तो क्या हो गया? गंदी हो गई थी तो धो दी मैंने। और आपको पता ही है, कुछ दिन से मेरी तबीयत ख़राब है। दवाइयाँ खाने की वजह से मेरे पेट में भी प्रॉब्लम हो रही है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका कोई और मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझे किस तरह से बात कर रही थी, मैंने इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वे ज़मीन पर गिर गई। वहीं पर मेरा बेटा भी आ गया। इसने कहा कि माँ, आप क्या कर रही हैं? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो मैंने कहा मैंने मारा है, अच्छा किया, मुझको इस पर हाथ उठाना चाहिए था, लेकिन अभी मुझे पूरी तरह से बात की तह तक नहीं पहुँची थी। जिस दिन मुझे पता चल गया तुम दोनों के बारे में, इस दिन देखना। अभी मुझे खुद पता नहीं कि मुझे क्या हो गया था। मेरे दिल में जो बात आ रही थी मैंने वही बोल दी, जबकि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आँख खुल गई और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे की लाइट ऑन थी। इस वक्त क्या कर रहे थे? उनको तो इस टाइम सो जाना चाहिए था और मुझसे तो शाम को कह रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। मैंने जब कमरे के करीब गई तो वे जो ना सिर्फ जाग रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे। किसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेरी बेटा कह रहा था कि तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, तो वह कहने लगी कि हाँ खुशकिस्मत हूँ, लेकिन अभी कल फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। माँ को देखकर अच्छा नहीं लग रहा, उनको क्या कहें कि किस वजह से तबीयत ख़राब हो रही है। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो बहुत हैरान रह गई। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद क्यों किया था? क्या वजह थी दरवाज़ा बंद करने की? क्या ज़रूरत थी? वैसे भी अब मौसम बदल रहा था, उनको दरवाज़ा खोल कर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाज़ा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। और उसके बाद जब मैंने कमरे में देखा तो उनके अलावा कोई नहीं था और वे दोनों ऐसी शक्ल बना कर बैठे थे जैसे हम नींद से जाग गए हैं। मैंने कहा कि झूठ नहीं बोलो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम जो इस टाइम जागेंगे और बातें क्यों करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी कर रहे थे? हम लोग तो सो रहे थे। मुझे इन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही थी। मेरे साथ बोलने के लिए कोई बात नहीं थी, क्योंकि वे दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद से जागे हैं। इसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई, लेकिन मैं समझती थी कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। ये दोनों मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं। मैं देखकर हैरान रह गई कि एक दिन मेरी बेटी के बाजू पर नील के निशान भी थे। ये तो ज़ख्म के निशान थे। समझ नहीं आ रही थी इसे क्या लगा था। मैंने उससे पूछा तो इसने कहा कि चूड़ी लगी है, लेकिन चूड़ी उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं, और वह भी इतनी बार। मेरी बेटी मुझसे कोई ना कोई बात छुपा रही थी। कभी बेहोश हो जाती तो कभी इसके जिस्म पर अजीब और गरीब किस्म के निशान होते, कभी उठकर अपने बेट की चादर धोने लग जाती और मुझे कमरे में जाने नहीं देती थी। कभी मेरे बेटे से अजीब बातें करती और तबीयत इसकी आजकल वैसे ही ख़राब रहती थी। मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था मैं इस तरफ सोचना नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी, मैं आग और पानी को क्यों एक साथ रखा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मुझे अच्छी तरह से समझ थी कि 10 साल की उम्र में उनका बिस्तर अलग कर दूं तो मैं फिर कैसे सौतेले भाई बहन को एक ही कमरे में सुला रही थी। ये मेरी गलती थी, सरासर मेरी गलती। जब सगे के मामले में लोग ये कहते हैं तो मैं सौतेले भाई के मामले में ऐसा कैसे सोच सकती थी? मेरे दिमाग में बहुत ख्याल आ रहे थे कि अगर ये सच हुआ तो फिर सारा का सारा कसूर मेरा है। अब मैं अपने बेटे और बेटी पर नज़र रख रही थी। एक दिन मेरा बेटा मेरी बेटी को कोई
चीज़ ला कर दे रहा था। मैं उनकी बात सुनने लगी, इसलिए कहा कि ये दवाई है तुम्हारे मसले के लिए जो तुम्हें डॉक्टर दे रहे हैं, तुम्हारा मसला ठीक नहीं होगा, इससे ये दवाई लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे मेरी बेटी को छुपा कर कोई गोलियां दी। मैं परेशान हो गई कि किस चीज़ की गोलियां दे रहा है, कौन सा मसला है जो ये दोनों हल करना चाहते हैं, और इसके बारे में मुझे नहीं पता है। और ये दवाइयाँ कुछ अजीब सी क्यों लग रही हैं। मेरी बेटी ने भी वे दवाइयाँ फ़ौरन से पकड़ ली और उनका अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया। बेटे ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना, तो फिर अगले दिन तुम बेहोश होकर बिल्कुल नहीं उठोगी। और 2-3 दिन तक तो मेरी बेटी वाकई बेहोश नहीं हुई, लेकिन इसके बाद शायद उसकी वे गोलियाँ ख़त्म हो गईं और एक दिन बाद फिर से बेहोश पड़ी थी। मेरा बेटा भी घर नहीं था, इसलिए मैंने आज फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने बहुत संभाल कर वे चादर अपनी बेटी के नीचे से खींच ली और उसको तरीके से फ़ोल्ड करके अपने कमरे में ले आई। मुझे खोल कर देखना था कि इस पर ऐसा क्या लगा होता है जिसकी वजह से मेरी बेटी से सुबह उठते ही धोना शुरू कर देती है और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं करती। इसे दवाई लेने से ज़्यादा इस बात की टेंशन होती है कि पहले मैं इस चादर को धो लूँ। जब मैंने चादर को खोल कर देखा तो पहले तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैंने गौर किया तो ये देखकर हैरान हो गई। इस चादर पर सफ़ेद सफ़ेद बाल थे और पूरी चादर बादलों से भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये किस चीज़ के बाल हैं, क्योंकि बिल्कुल सफ़ेद और छोटे छोटे थे। मैं हैरान हो गई थी, लेकिन मुझे बात समझ नहीं आई। मैं सोचती रही कि ये सब कुछ क्या है, किसने किया है और ये बाल किसके हैं। बेटे और बेटी की हरकतों पर नज़र रख रही थी, इसलिए सारा कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। फिर मेरी बेटी को ये पता चल ही गया कि चादर मैंने देख ली है, तो वो मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नज़र आने लगी। इसके बाद मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो। तो उसने कहा कि माँ, वे चादर आपने कहाँ रखी है? वह तो मैंने धो कर डाल दी है। तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, तुम्हें इतना वहम हो रहा था तो मैंने खुद ही दूर कर दी। मेरी बेटी जाने लगी, मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और मैंने कहा कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। इस चादर पर जो भी लगा हुआ था मुझे बता दो कि सब कुछ क्या है, क्योंकि मेरे दिमाग में बुरे हालात ही आ रहे हैं। मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि जैसा आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था कि घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, घर की दुकान चल नहीं रही थी और भाई भी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहे थे, लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाते। क्या भाई के एक दोस्त ने उसको एक काम दिया। दरअसल इसमें कुछ बहुत ही अलग किस्म के खरगोश रखे हुए थे जो कि 3 से 4 की तादाद में थे, लेकिन उनको संभालना इसके बस से बाहर था, क्योंकि इसके माँ बाप घर से कहीं गए हुए थे, वही उनको संभालते थे। इसलिए उसने हमको उन खरगोशों को संभालने का काम दिया और उस काम के बहुत सारे पैसे दिए। दरअसल भाई भी पूरा दिन वहीं पर होता था, लेकिन रात में भाई ने आराम करना होता था, इसलिए वो उन खरगोशों को कमरे में ले आता था और मैं उनको संभालती थी। उन्हीं के बाल सुबह चादर पर लगे हुए होते थे, जिसको फ़ौरन मैं धो देती थी, क्योंकि हमें पता था कि आपको इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफ़रत है और हम आपको ये सब कुछ बताना नहीं चाहते थे कि हम सब ये काम कर रहे हैं। उन्हीं खरगोशों की वजह से मुझे चक्कर आने लगे और मुझे बाद में पता चला कि दरअसल मुझे उनसे एलर्जी है, जिसकी वजह से मैं सुबह बेहोश हो जाती थी। भाई ने मुझे जो दवाई ला कर दी वह भी इसी के लिए थी, ताकि मेरी एलर्जी कम हो जाए। उनके भाई का वह दोस्त बहुत अमीर है और वे इस काम के बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा था। वे दिन के हमें 4000 रुपये देता था और अब ये काम ख़त्म हो गया है। इसके माँ बाप वापस आ गए हैं और हमने इतने पैसे लिए हैं कि हम इस कमरे का छत भी डलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ले सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई, लेकिन आपने तो न जाने क्या क्या सोच लिया, हम पर इतना शक किया। इस दिन आपने जो बातें की वह हमारे दिमाग में तीर की तरह जाकर लगी थी। मैं जानती हूँ कि वे मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वे मेरे सगे भाइयों से भी बढ़कर है। उसने हर बार सिर्फ हमारे बारे में सोचा है, जबकि देखा जाए तो हम इसके लिए क्या लगते हैं। इसका बाप तो इस दुनिया से जा चुका है और इसके अपने रिश्तेदार भी हैं जो कि हमसे बहुत ज़्यादा अमीर हैं। वे उनके साथ जाकर भी तो रह सकता है। इसके चाचा भी ज़िंदा हैं, लेकिन वे फिर भी हमारे साथ रहता है क्योंकि हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। इस दिन अगर वे कमरे में होता तो शायद अभी तक ज़िंदा भी न होता। इसके सर पर छत गिर जाती, जबकि उसके रिश्तेदारों का घर हमारे घर से बहुत बड़ा है, लेकिन वे फिर भी हमारे साथ देता है, हमारे लिए सब कुछ करता है। पूरा दिन वे काम करता था और रात को मैं इसकी मदद करती थी। वे कहता था कि वो रात में भी ये सब कुछ कर लेगा, लेकिन फिर भी मैं इसकी मदद कर रही थी।
मुझे ये सुनकर बड़ा अफ़सोस हुआ क्योंकि मैंने वाक़ई बहुत गलत बात सोच रही थी। इतनी ज़्यादा गलत बात कि तो बिल्कुल मुझे सोचना नहीं चाहिए था। हमने ये बात आर्यन को नहीं बताई और मेरी बेटी ने भी उससे नहीं बताया कि मुझे सारी बात का पता चल गया है, क्योंकि अब ये काम वैसे भी ख़त्म हो गया था और मैं इसकी नज़रों में और ज़्यादा गिरना नहीं चाहती थी। उसने कमरे का छत डलवाया और अब हमारे घर का कमरा भी ठीक हो गया। आहिस्ता-आहिस्ता हमने बहुत मेहनत की, इसलिए पढ़ाई की और इसकी नौकरी लग गई। मेरी बेटी ने भी घर में बच्चों की ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे हालात पहले से बेहतर होने लगे और आहिस्ता-आहिस्ता इतने बेहतर हो गए कि हमारे घर में कोई तंगी नहीं थी, क्योंकि हमारी दुकान थी। दुकान से भी रोज़ाना के खाने-पीने के पैसे निकल आते थे। बाकी दोनों बच्चों को जो तनख्वाह आती थी उसको हम जमा कर रहे थे, क्योंकि मुझे अब उनकी शादी भी तो करनी थी कि बेटी की शादी करूँगी और बेटे के लिए प्यारी सी बहू लेकर आऊँगी, तो मेरी भी एक नई फैमिली फिर से बन जाएगी। इस घर में मेरी एक और बेटी आ जाएगी जो बहू के रूप में इस घर में आएगी। फिर इसके दम से कुछ बच्चे भी इस घर में आ जाएंगे और इस घर में रौनक लग जाएगी। मेरे साथ ज़िंदगी ने बहुत बुरा किया, लेकिन अच्छा ये किया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा बेटा और बेटी दिए। चाहे वे औलाद मेरी अपनी थी या पराई, मेरे दोनों बच्चे ही बहुत ज़्यादा शरीफ और मेहनती थे। इस बात को समझते थे कि अभी उनकी मेहनत के दिन हैं। हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके सर पर बाप नहीं है और मैं भी कुछ खास कर नहीं सकती थी और उनको इस बात का एहसास है और ये वाकई बहुत बढ़िया बात है। आज हम साथ भी हैं और खुश भी, और ऊपर वाले का शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। और जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। जो मैं समझ रही थी ऐसा कुछ मुमकिन नहीं हो सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं कहाँ जाती। मेरे बच्चे समझदार हैं और उनके दिल में कोई बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ऐसी माँओं को नसीहत करूँगी कि इस मामले में सख्त एहतियात करें और वे गलती ना करें जो मैंने की है। मुझे दोनों को एक कमरे में रखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो ना हुआ वे हो भी सकता था और अगर वे हो जाता तो सब खत्म हो जाता। धन्यवाद दोस्तों।